स्वागत है। आज हमारे पास इतिहास से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल हैं। ये वैसे सवाल हैं जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कहानी के सूत्र जैसे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों को जरा गौर से देखेंगे। इनमें जो जरूरी तथ्य हैं, जो जानकारी छिपी है, उसे निकालेंगे और समझेंगे कि ये स्रोत हमें भारत के अतीत के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए इतिहास की इस गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाएंगे, मतलब पाषाण काल से शुरू होकर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, मौर्य, गुप्त और फिर सल्तनत, मुगल काल, मराठा साम्राज्य तक। हम देखेंगे कि समाज, धर्म, शासन, कला, ये सब कैसे समय के साथ बदले। हाँ, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। स्रोत बताते हैं कि खेती वो नव पाषाण काल में शुरू हुई। कितना बड़ा बदलाव रहा होगा ये। जी हाँ, बिल्कुल। मानव विकास का एक बड़ा मोड़। और पशुपालन, वो तो उससे भी पहले मध्य पाषाण काल में, है ना? जी, मध्य पाषाण काल में इसके प्रमाण मिलते हैं। और उस जमाने की एक और दिलचस्प बात, कश्मीर में बुर्ज़होम और गुफक्राल जैसी जगह मिली है। अच्छा, वहाँ क्या खास है? वहाँ जमीन में गड्ढे बनाकर घर बनाए जाते थे। गर्त निवास कहते हैं उन्हें। ओ, गड्ढों में घर। हाँ, ये दिखाता है कि लोग उस माहौल में कैसे रह रहे थे। और बुर्ज़होम में तो इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाने के सबूत मिले हैं। सच में? कुत्तों को भी? ये तो अनोखी बात है। शायद पालतू जानवर रहे होंगे। हाँ, शायद पालतू जानवर से लगाव या कोई और मान्यता रही होगी। इसके बाद आती है हड़प्पा सभ्यता। वो तो बहुत ही उन्नत थी। अक्सर हम मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात करते हैं, पर स्रोत कहते हैं कि सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार थी। हाँ, विशाल ग्रैनरी। ये उनके अनाज भंडारण की व्यवस्था दिखाता है। कितना संगठित समाज रहा होगा। बिल्कुल। और वो जो स्नानागार है, उसमें सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण से थी, है ना? जी हाँ, उत्तर और दक्षिण दिशा से। और इस सभ्यता की खोज का श्रेय दो भारतीयों को जाता है, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। बिल्कुल, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल उस खुदाई के इंचार्ज थे। और कुछ खास जगहों का जिक्र भी है, जैसे लोथल। लोथल वो गुजरात वाला। हाँ, जहाँ बंदरगाह मिला था। हाँ, गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड, समुद्री व्यापार का पक्का सबूत। फिर कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। और धौलावीरा, वहाँ वो बड़े अक्षरों वाला शिलालेख मिला था, है ना? जी, हड़प्पन लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक साइन बोर्ड जैसा शिलालेख। ये सब दिखाता है कि उनकी नगर योजना कितनी बढ़िया थी, व्यापार कितना फैला हुआ था। एक और चीज मिली है दैमाबाद से, तांबे का रथ, हड़प्पा काल का। हाँ, तांबे का रथ, ये भी एक महत्वपूर्ण खोज है। और भारत में देखें तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल अब राखीगढ़ी माना जाता है, हरियाणा में। जी, राखीगढ़ी अब तक की खोजों के अनुसार सबसे बड़ा स्थल। अच्छा, उनकी पूजा पाठ के बारे में क्या पता चलता है? लगता है वो पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें शिव का एक रूप मानते हैं, और मातृदेवी की भी। लेकिन विष्णु या लोहे का जिक्र नहीं है। इन स्रोतों के हिसाब से तो नहीं लगता कि उन्हें विष्णु पूजा या लोहे का ज्ञान था। ज्यादातर बस्तियां सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों में ही थी। ठीक है, अब आते हैं वैदिक काल पर। वेद, 4 वेद हैं। जी, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तुतियां और प्रार्थनाएं हैं। हाँ, देवताओं की। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, कर्मकांड है। सामवेद तो संगीत से जुड़ा है ना? जी, संगीतमय स्रोत, भारतीय संगीत का मूल मानते हैं इसे। और अथर्ववेद में? उसमें वो तंत्र मंत्र, वशीकरण और आयुर्वेद का भी जिक्र है। बिल्कुल। और ऋग्वेद काल का जो धर्म था, वो मुख्य रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित था। मतलब इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता। हाँ, और यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण थे। मूर्ति पूजा का चलन तब नहीं था, जैसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, और आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से भी था। हाँ, ऋग्वेद में कुभा यानी काबुल नदी, क्रुमु जैसी नदियों का जिक्र है, जिससे ये पता चलता है। कुछ पुरानी नदियों के नए नाम भी दिए हैं, जैसे परुष्णी, वो रावी है। जी, परुष्णी आज की रावी है, सदानी राग गंडक है और सुतरुद्री सतलज। और ये गोत्र शब्द, इसका पहला जिक्र भी ऋग्वेद में ही है। जी हाँ, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। फिर आया उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय। हाँ, इस दौर में कुरु और पांचाल इलाके आर्य संस्कृति के केंद्र बन गए। कुरु मतलब दिल्ली मेरठ वाला इलाका। जी, और पांचाल बरेली बदायूं वाला। वर्ण व्यवस्था और पक्की हो गई इस समय। द्विज शब्द का भी जिक्र है। हाँ, द्विज यानी जिनका दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और वेदत्रयी, वो पहले 3 वेद हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, उपनिषदों की भी बात है जो वेदों के दार्शनिक हिस्से हैं। हाँ, वो मशहूर वाक्य तत्वमसि, वो तुम ही हो, ये किस उपनिषद में है? ये छांदोग्य उपनिषद में है, आत्मा और परमात्मा की एकता की बात। और नचिकेता की कहानी यमराज वाली? वो कठोपनिषद में है, बहुत गहरी कहानी है मृत्यु के रहस्य पर। और संगीत में सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा को माना गया है। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर। ये बड़ा उथल पुथल का समय था धार्मिक नजरिए से। जी हाँ, बिल्कुल। जैन और बौद्ध धर्म इसी समय प्रमुखता से उभरे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। जी, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। उनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई। और जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? कर्म के बंधन से मुक्ति। इसके लिए कठोर तपस्या पर जोर है। और एक बहुत खास बात, क्या? जैन मानते हैं कि हर चीज में आत्मा है, पत्थर में भी, पानी में भी, छोटे से कण में भी। ओह, हर चीज में आत्मा। जी, और पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसी के बाद भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। हाँ, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जी, लुम्बिनी, नेपाल में। अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से इसकी पुष्टि होती है। उनकी माँ कोलिय वंश की थी। और उनके गुरु? ज्ञान प्राप्ति से पहले उनके गुरु आलार कलाम थे। उनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हाँ, और पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेशों का सार क्या था? आचरण की शुद्धता और मन की पवित्रता पर जोर। उन्होंने अपने बाद किसी को नेता नहीं बनाया। अच्छा, तो संघ का नेतृत्व कौन करता? उन्होंने कहा था कि उनका धम्म और संघ ही मार्गदर्शक होंगे। और वैशाली में आनंद के कहने पर स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति मिली थी। बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ, बुद्ध, धम्म, संघ, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। जी बिल्कुल। और 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कहाँ कहाँ? पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी ना? जी, वसुमित्र अध्यक्ष थे। जी हाँ। और यहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। महायान की भी 2 शाखाएं थीं, माध्यमिक यानी शून्यवाद, जिसके प्रणेता नागार्जुन थे, और दूसरी योगाचार या विज्ञानवाद। बुद्ध की मूर्तियों में वो एक खास मुद्रा होती है, भूमि स्पर्श मुद्रा। उसका क्या मतलब है? उसमें बुद्ध धरती को छूकर मार यानी बुराई की शक्तियों के सामने अपनी पवित्रता की गवाही देने के लिए धरती को पुकार रहे होते हैं। अच्छा, और चैत्य और विहार? चैत्य पूजा की जगह होती है और विहार भिक्षुओं के रहने की जगह। ठीक है। अब मौर्य काल, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य। जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं उन्हें, अर्थशास्त्र के लेखक। बिल्कुल। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। पर दिलचस्प बात यह है कि बाद के लेखक प्लिनी ने सीधे इंडिका का जिक्र कम किया है। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान, उनका असली नाम कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। वैसे ज्यादातर जगह देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी उपाधियां हैं। उन्होंने कलिंग को जीता था, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। हाँ, 13वें शिलालेख में उसका वर्णन है। कलिंग शायद इसलिए जरूरी था क्योंकि वो दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण रखता था, समुद्री और जमीनी दोनों। और अशोक के लेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ये बहुत बड़ी खोज थी। सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों में अकाल राहत का जिक्र है। जी, अकाल के समय अनाज बांटने और जमा करने का। ये मौर्य प्रशासन की जिम्मेदारी दिखाता है। उनका प्रशासन कैसा था? टैक्स वगैरह कौन देखता था? राजस्व इकट्ठा करने वाला मुख्य अधिकारी समाहर्ता कहलाता था और कोषाध्यक्ष सन्निधाता। टैक्स चोरी पर सजा? अर्थशास्त्र के हिसाब से तो मृत्यु दंड तक। बाप रे। और सिक्के कौन से चलते थे? पर्ण नाम के सिक्के, शायद चांदी के आहत सिक्के थे। शिक्षा का बड़ा केंद्र कौन सा था उस समय? तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध था। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन श्रवण बेलगोला में बिताए, जैन मुनि बनकर। जी हाँ, ऐसी मान्यता है। और कल्हण की राज तरंगिणी कहती है कि श्रीनगर शहर अशोक ने बसाया था। अच्छा। मौर्यों के बाद फिर शुंग वंश आया, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की। और शक संवत वो कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। जी, कुषाण राजा कनिष्क ने। आज भी भारत सरकार इसे इस्तेमाल करती है। और जूनागढ़ अभिलेख में शक राजा रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। दक्षिण में सातवाहन राजा थे यज्ञश्री शातकर्णी, उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र था।
हाँ, ये उनके समुद्री व्यापार और शायद नौसेना की ताकत दिखाता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ई में कितना अंतर है? पूरे 135 साल का। ये सवाल अक्सर आता है। और प्लिनी ने फिर से शिकायत की थी कि रोम का सोना भारत जा रहा है। हाँ, भारतीय सामानों के बदले उसे इस बात का दुख था। फिर आता है गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। हाँ, कई मायनों में संस्थापक श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली। जी, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी जीतें प्रयाग प्रशस्ति पर लिखी हैं, जिसे हरिशेन ने लिखा, और उसी स्तंभ पर जहांगीर का भी लेख है। हाँ, ये भी एक रोचक तथ्य है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके समय फाहियान भारत आया। कालिदास भी इसी युग के थे। जी हाँ, महान कवि कालिदास को गुप्त काल का ही माना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वो कुमारगुप्त प्रथम ने की। और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी, अग्रहार। जी, अक्सर कर मुक्त गांव दान दिए जाते थे। सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। समाज में कुछ बदलाव भी आए। सती प्रथा का पहला सबूत हाँ, एरन अभिलेख से मिलता है भानुगुप्त के समय का। और बाल विवाह की शुरुआत भी शायद इसी काल में हुई। पर ये ज्ञान विज्ञान का भी बड़ा दौर था। आर्यभट्ट, शून्य का आविष्कार, और बताया कि पृथ्वी घूमती है। जी, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, ये सब बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। और षट दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनका विकास भी इसी दौर में हुआ। और पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा की, वो भी इसी काल की देन है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन का नाम आता है। हाँ, वो प्रयाग में हर 5 साल पर बड़ी सभा करते थे। महामोक्ष परिषद, खूब दान देते थे। चीनी यात्री हुएनसांग उन्हीं के समय आया था। जी, और नालंदा में पढ़ा भी था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। दक्षिण की तरफ चले तो एलोरा की गुफाएं, वहाँ तीनों धर्मों के मंदिर हैं। हाँ, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये अनोखी बात है। अजंता और लिपाक्षी मंदिर अपने भित्ति चित्रों के लिए मशहूर हैं। और चोल काल की नटराज मूर्ति, कांसे की, वो तो भारतीय कला का प्रतीक है। चोल राजा बहुत शक्तिशाली थे। राजेंद्र प्रथम ने तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। और श्रीलंका को भी जीता था। हाँ, पूरी तरह। कुलोतुंग प्रथम ने चीन में व्यापारियों का दल भेजा था और उनका ग्रामीण प्रशासन बहुत कुशल था। चोलों की लड़ाई राष्ट्रकूटों से भी हुई थी, तक्कोलम का युद्ध। जी, उसमें चोल हारे थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और पल्लवों की राजधानी कांची थी। अब मध्यकाल की ओर, दिल्ली सल्तनत। उससे पहले महमूद गजनवी के साथ अलबिरूनी भारत आया था। बड़ा विद्वान था वो। संस्कृत सीखी, पुराण पढ़े और किताबुल हिंद लिखी। जी, फिर मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहीं से मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। हाँ, गोरी का गुलाम था वो। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं, क्योंकि वो ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसने इक्ता व्यवस्था शुरू की और तुर्काने चाहलगानी, 40 तुर्क सरदारों का गुट बनाया था उसने। फिर आई रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया, सिजदा और नौरोज शुरू किया। हाँ, सुल्तान की शान बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया। सीरी दुर्ग बनवाया और भू राजस्व 50% कर दिया। दीवाने मुस्तखराज विभाग भी बनाया। जी, बकाया लगान वसूलने के लिए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी योजनाएं तो हाँ, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कृषि के लिए दीवाने अमीर को ही बनाया। और इब्न बतूता उसी के समय आया था, मोरक्को से। बदायूनी ने उसकी मौत पर कहा था, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे काम किए। लोक निर्माण विभाग बनाया, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाया। अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी। जौनपुर शहर भी उसी ने बसाया। लोदी वंश अफगान मूल का था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और आगरा शहर बसाया 1504 में। जी, और इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में हराया था। और फिर 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। अगले ही साल खानवा में राणा सांगा को हराया और जिहाद का नारा दिया। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। बीच में शेरशाह सूरी आया, उसका मकबरा सासाराम में है। उसने चांदी का रुपया शुरू किया। बहुत काबिल शासक था। अकबर ने दीने इलाही चलाया, उसके 9 रत्न थे। हाँ, यहाँ स्रोत में कालिदास का जिक्र है अकबर के नवरत्नों में,
जो थोड़ा। हाँ, वो तो गुप्तकाल के थे, शायद कोई और कालिदास हो या स्रोत में गलती हो। खैर, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। जी, रज़्मनामा नाम से, यानी युद्धों की किताब। जहांगीर के समय चित्रकला शिखर पर थी। सर थॉमस रो उसी के दरबार में आया था। हाँ, ब्रिटिश राजदूत। शाहजहां का काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। औरंगजेब ने मुहतसिब नियुक्त किए। वो जन आचरण पर नजर रखते थे। जी, इसी समय मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। उनकी मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान कहलाती थी। भू राजस्व उपज का 40% तय किया। और पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। मराठे 2 तरह के कर वसूलते थे, चौथ और सरदेशमुखी। जी, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की बड़ी हार हुई। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। इतिहास के कुछ खास तथ्यों और पड़ावों से होते हुए इन स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे अलग अलग सभ्यताएं, साम्राज्य और विचार भारत में पनपे और विकसित हुए। बिल्कुल, ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की भी कहानी कहते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इन हजारों सालों की यात्रा में से क्या कुछ आज भी हमारे साथ है? कौन सी प्रशासनिक बातें, कौन सी सांस्कृतिक चीजें, कौन सी सोच समय की कसौटी पर खरी उतरकर आज भी हमारे जीवन को, हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।